नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। सब दिन जब भी दिवस की बात आई मैं आपको ये जरूर बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी टोटल लंबाई जो है 182 मीटर है, ये आपका जो है कहाँ, एकता नगर। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, केवड़िया, गुजरात में ये स्थित है जगह। इसका नाम बदल के अब एकता नगर कर दिया गया। तो यहीं पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो विश्व में स्वतंत्र रूप से सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल के बारे में। साथ ही साथ चिल्ड्रेंस दिवस जो है ये जवाहरलाल नेहरू के मतलब जन्मदिन पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके नाम पे मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर एस राधाकृष्णन, हमारे देश के जो है पहले उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति, इनके नाम पे मनाया जाता है। सुशासन दिवस माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। तो अब जो है ऐसा दिवस पूछा जा रहा है तो आपको इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। सब दिन पूछा जा रहा है, ये 2 बार रिपीट हो गई। विद्युत मोटर जो है आपका विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत मोटर में जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा में होती है। इसकी जस्ट उल्टा क्या है, डायनेमो है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आपने डायनेमो जरूर देखा होगा। गाँव घर में पुराने जमाने में जब साइकिल हुआ करता था अधिकांशतः लोगों के पास, तो पीछे जो है एक ब्रश लगा देते थे रिम में, और इस प्रकार के जैसे ही रिम चलती थी ये ब्रश इससे टकराती थी, इससे घर्षण पैदा होता था और आगे हम एक बल्ब जला लेते थे रात के समय। तो यही हमारा डायनेमो एक उपकरण था जो एक आम में भी बना सकते थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज के संस्थापक थे। बात करें कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, एक शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये मुंबई में हुआ था। आर्य समाज जो है कौन सी नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था कि वेदों को ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। इसके बाद जो है इसके बाद तो क्या है, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय ने संस्थापना किया ब्रह्मा समाज का 1828 में कलकत्ता में। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो ये भी रिपीट किया हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होती है, शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति वीटो का पावर का उपयोग कब करता है। आज का शिफ्ट सेकंड वाला कहें तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके में उठाया गया, पॉलिटी से। ठीक है, साइंस की बात नहीं करेंगे, पॉलिटी से। ठीक है, तो राष्ट्रपति वीटो का जो पावर है ये तब मतलब उपयोग करते हैं कि जब संविधान संशोधन किसी मुद्दे पे हो और राष्ट्रपति का जो है उसमें हाँ भी नहीं हो और मना तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए वीटो का, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर है, तो 3 वीटो पावर है, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, विषम विषम परिस्थिति में विषम विषम वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के जो है 3 प्रकार की वीटो दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे और कुछ राष्ट्रपति संबंधित है फैक्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश है 1, 2, 3 विषम परिस्थिति में जारी करते हैं। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये 72 है, किसी भी जो है दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर भारत के संसद का जो है निर्माण हुआ है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें 61 जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 52 में राष्ट्रपति का होना है। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताया हूँ, पकानी कोका दियो दसम, इसमें एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है। ठीक है, जैसे प से पद हो गया, का से कार्यपालिका का प्रधान हो गया, लास्ट में दस दियो दसम का देख लो। दसम में क्या होता है, म से महाभियोग होता है, स से शपथ होता है, द से दिशा निर्देश होता है। तो ये आपका राष्ट्रपति का 52 से 61 तक एक एक वर्ड बैठा देंगे ना, सारा आर्टिकल याद हो जाएगा पकानी कोका दियो दसम में। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण किस ओर मुड़ती है। बचपन से पढ़ते हैं, 9th क्लास का सवाल है ये, कि जब आप प्रकाश को जो है विरल मतलब जो है कमजोर, ठीक है, और सघन मतलब हार्ड। ठीक है, तो जब भी कमजोर माध्यम से हार्ड माध्यम में जाते हैं तो इसकी सबसे पहले तो गति घट जाती है, गति घटेगी, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका जस्ट उल्टा जब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जस्ट जो बात यहाँ लिखा है इसका उल्टा करना है, अभिलंब से दूर भागेगी और गति जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे पानी से कांच में, तो पानी क्या हो गया, पानी और कांच में जो है पानी आपका जो हो गया
विरल माध्यम हो गया, ठीक है, और कांच आपका सघन माध्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। साथ ही साथ आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जरूर याद रखना है। जब प्रकाश गुजरती है प्रिज्म से तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, आर सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे कम प्रकीर्णन लाल की होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का है, सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है बैगनी का होगा, या प्रकीर्णन कहिए या विचलन कहिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि नीतू घन घास किस खेल से संबंधित है। नीतू घन घास, तो नीतू घन घास जो है ये महिला बॉक्सिंग से संबंधित है, और ये जो है आपका 48 केजी में, हाँ 48 केजी में ही जीती थी शायद, हाँ मुझे इतना तो पता है कि रजत जीती थी, लेकिन 48 केजी में जीती थी शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, देख लीजिएगा। 48 केजी में ही रजत में ये बॉक्सिंग के अंदर जो है रजत जीती थी कॉमनवेल्थ में, ठीक है। नीतू घन घास ये बॉक्सर है, महिला बॉक्सर, ठीक है, जैसे मैरी कॉम वगैरह हैं। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर एक होल वीडियो मैंने आपको दे दिया है, साथ ही साथ पीडीएफ भी दे दिया है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आए तो मुझे बताना, सब क्वेश्चन उसी में है, ठीक है, 40 क्वेश्चन शायद है उसमें। तो ये जो आपका है सीजियम, सीजियम सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं। 91 जो है आपका क्या है, धातु है खाली, और 20 जो है आपका अधातु है, और 7 उपधातु है। जैसे कल के शिफ्ट में पूछा गया था उपधातु के बारे में, जो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो है आपका उपधातु है, ठीक है, जो न तो धातु का गुण रखता है और न ही अधातु का गुण रखता है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है ये है आपका ग्रेफाइट, ये अपवाद है, याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक भारी धातु बोला जाएगा तो ओस्मिनियम, ओस्मियम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है। सबसे अधिक कठोर धातु पूछा जाएगा तो प्लेटिनम, ठीक है, जो लोग डायमंड मतलब आभूषण के तौर पे पहनते हैं प्लेटिनम, आपने जरूर देखा होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लेटिनम और सोना ये हवा से प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसकी चमक नहीं जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको समझना है, इसलिए इतना महंगा होता है। सर्वाधिक सबसे अधिक समस्थानिक जो है ये पोलोनियम के पास है, ये इसके पास जो है 27 समस्थानिक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है आवर्त सारणी से। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले हैं, 18 गो वर्ग है और 7 गो आवर्त है। इतनी बात भी रखे तो कम से कम मोटा मोटी आप ऑप्शन जरूर छांट सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा रहेगा और पेरेंट्स का क्या काम रहेगा कि भाई इसको जो है निःशुल्क शिक्षा दिलाना ही दिलाना है, शिक्षित बनाना है इसे, तो ये पेरेंट्स का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। अब बात करें मौलिक कर्तव्य कब लगाया गया तो 1976 में, कब, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी समिति था तो स्वर्ण सिंह समिति था। और संविधान में किस कहां पे रखा गया है तो आर्टिकल 51 के ए में रखा गया। आर्टिकल 51 कहां है 4 में, किसके तहत वर्णित है, नीति निदेशक तत्व के तहत वर्णित है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार, अब मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। ये 6 गो है, पहले 7 गो हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो फर्स्ट टिप में पूछा गया था कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। एक प्रश्न इकोनॉमिक्स का टर्म देखने को मिला है, औसत लागत बराबर होता है, तो जो औसत लागत होता है ना वो संपूर्ण कीमत, टोटल कॉस्ट बटा आपको उतने ही पैसे में कितनी क्वांटिटी मिली है सामान का। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, टोटल जो है नंबर ऑफ मतलब वस्तु की संख्या है ना, संपूर्ण कीमत बटा टोटल जितना वस्तु मिला हो, सही खराब नहीं, इसे औसत कीमत कह सकते हैं। वैसे ऑप्शन में और भी कुछ हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म काफी हार्ड भी होता है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर में कैंसर के इलाज के लिए किसके साथ समझौता किया है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। या फिर कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आईआईटी खड़गपुर ने किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए जो है क्या किया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आईआईटी खड़गपुर ने कैंसर के इलाज के लिए टाटा के साथ मिलकर काम करने की जो है समझौता किए हैं। यहाँ पे एक किट ऐसा बनाया, मतलब ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है जिससे जो है कैंसर का इजी वे में जो है पता किया कर सकते हैं। इसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल आर्काइव इमेजिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में यही था या फिर कुछ और था, लेकिन जो क्वेश्चन आया था आईआईटी खड़गपुर और कैंसर को लेकर करके आया था कि समझौता किसके साथ किया है, क्योंकि ये 2 बच्चे बताए और एक बच्चे सिर्फ आधा ही बचा पाए थे, आईआईटी खड़गपुर कैंसर। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था। वैसे अगर समझौता वाला होगा तो टाटा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि किसी परिपथ में 5 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो परिपथ में विद्युत धारा, मैं सब दिन बताता रहा हूं, ओम के नियम को स्किप नहीं करना है, किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाएगा। इससे पहले ओम के नियम के ही पावर करके जो है आपका पावर की परिभाषा पूछा गया था कि भाई विद्युत विभवांतर को दोगुना कर रहा था और धारा को दोगुना कर रहा था, तो P बराबर VI वाला पर मैं बताया था, ठीक है। तो आपको ओम का नियम स्किप नहीं करना है, ओम का नियम जो है किसी न किसी तरीके से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता को स्किप नहीं कर सकता एग्जामिनर, क्योंकि आप रेलवे के अंदर भी आओगे ना, अगर SNT
जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्ट है, जिसके अंदर मैं खुद कार्यरत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एसएनटी डिपार्टमेंट में, मेरा तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसके अंदर जो है बिना ओम का नियम और बिना जो है आपका इलेक्ट्रिक समझे हुए काम नहीं होती है। तो ग्रुप डी में एक पोस्ट नहीं है, ग्रुप डी में कई डिपार्ट है, जो 16 डिपार्ट है रेलवे के अंदर, इसमें आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसीलिए आपको यहाँ से भी क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं, पावर और चालकता विद्युत से वगैरह इस सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी परिपथ में 5 ओम और 6 ओम को 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, तो परिपथ में विद्युत धारा, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आ रहा है। और जो है 5 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध किस किस क्रम में जोड़ा हुआ है, तो कोनो क्रम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर क्रम में, शायद बताया था समांतर क्रम में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/6 1/r का वैल्यू हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में बता दे, मैं यहीं पे श्रेणी क्रम में भी बता दूंगा, तो श्रेणी क्रम में 11 ओम हो जाएगा। तो पहले श्रेणी क्रम में देख लीजिए, श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो 5 ओम प्लस 6 ओम, तो R1 प्लस R2 तो कितना 11 ओम हो गया। तो R बराबर हो गया आपका 11 ओम। अब V बराबर क्या होता है, R है, तो बोलता क्या है 12, 11 गुने I, तो 12/11 जो है आपका धारा फ्लो होगी, इतना एम्पियर, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ होगा, तो इतना एम्पियर धारा फ्लो होगी अगर श्रेणी क्रम में होगा। अगर इसी को समांतर क्रम से बनाए तो 1/5 और 1/6 ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकलने वाला है। 6 पंचे के 30 होगा, तो 6 5 11/30 होगा, तो 30/11 हो जाएगा आपका R का मान, ठीक है। R का मान हो गया 30/11, और V बराबर RI होता है, तो 12 बराबर 30/11 गुने I होगा, 6 दूनी के 12, 6 पंचे के 30 होगा, 11 पन्ने 55/2 एम्पियर धारा जो है आपका फ्लो होगा, 55/2 एम्पियर धारा। तो देखो कितना फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है। तो यह इसी कारण श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छे से समझ लेना है। एक अभी क्रिया था आपका कॉपर का H2SO4 के साथ करवा रहा था, ठीक है। तो कॉपर का H2SO4 के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CuSO4, तो पहले बन जाएगा, है ना, CuSO4 बन जाएगा, CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और H2 गैस का जो है निष्कासन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको प्रोडक्ट का ही नाम पूछा गया था, निष्कासित होने वाले का नहीं। तो आपका प्रोडक्ट जो है CuSO4 बन जाएगा, ठीक है। H2SO4 के साथ अगर Cu प्रतिक्रिया करेगा तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन प्राप्त हो पाए इस वीडियो मैंने लेके आया। कुछ बच्चे ने कमेंट किया, मैंने अभी देखा नहीं, ऊपर से ही देखा था कि अवतल और उत्तल दर्पण की जब भी बात करें तो अंग्रेजी टर्म जो है मेंशन कर दे। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जरूर कर दूंगा मेंशन। और दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अभी ड्यूटी के लिए निकलना है, तो यहाँ पे मैं साइंस की क्वेश्चन नहीं जुटा पा रहा हूँ। जो थर्ड शिफ्ट के वीडियो आएंगे ना, उसमें सेकंड शिफ्ट में जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे मैं थर्ड शिफ्ट में ही इकट्ठा आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।